GTV में मुजाहिद मिलरी आपको खुशामदीद कहता है और आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम जान चकज़ई साहब, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तर्जुमान कह लें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। बेसिकली जान साहब से एक जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत गैर मुल्की इदारे के, एक पॉलिटिकल कैरियर स्ट्रॉन्ग है और अब बलूचिस्तान जैसे हसास सूबे के जहाँ इंसर्जेंसी भी है और इस वक्त तो ये नबर्द आज़मा हैं सबसे बड़े इशू कि किस तरीके से गैर कानूनी, बल्कि मैं ये कहूँ कि जो भी पनाह गज़ीन हैं अफ़गानी या दीगर, उनको किस तरह निकाला जाए। अब जान साहब, सॉरी टू से वो काम जो वो पार्टियाँ जिन्होंने दो बार तीन बार हुकूमत की, उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया। आप जो निगरां हैं, जो शायद 90 दिन कह लें या 4 माह के लिए आए हैं, आपने इतने बड़ा स्टेप क्यों उठाया, किस बुनियाद पर, जबकि आपको पता है कि आपके जो इदारे हैं, आपके जो सॉरी टू से जो रियासती इदारे हैं, जिनका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी और जिन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उनके बगैर ये मुमकिन ही था कि गैर कानूनी तवील ऐसे रहते। तो आपने किस बुनियाद पर जैसे उठाया? देखिए, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिस तरह 50 साल में इस हवाले से कोई भी सियासी गवर्नमेंट फ़ैसला नहीं कर सकी, आइंदा भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि सियासी पार्टियों के स्टेक्स हैं। उन्होंने वो बातें करनी है जिसमें उसका बयानिया बने, जिसमें उनके वोटर्स जो हैं सिक्योर हो और फंडिंग हो। आपको मालूम है जो तारकीन वतन हैं वो अब्जॉर्ब हो चुके थे हमारे कम्युनिटीज़ में, वो वोट बैंक बन चुके थे सियासी पार्टियों के, वो उनके लिए बैंक बैलेंस बन चुके थे। लिहाजा एक पॉलिटिकल विल कभी भी पॉलिटिकल फोर्सेस में आपको नज़र नहीं आता। आज हम जब ये ड्राइव चला रहे हैं, आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्सेस जो बेस्ड हैं KPK में, जो बेस्ड हैं बलूचिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रही हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज़ यही पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। तो क्या आप तवक्को करते हैं कि ये जब किसी भी डिस्पेंसेशन का हिस्सा हो, किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा हो, तो वो इस तरह के यानी रेडिकल डिसीजन ले सकते हैं? कभी भी नहीं। लिहाजा ये क्रेडिट निगरान गवर्नमेंट को है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को है, ये हमारे अस्करी इदारों के बिलखसूस आर्मी चीफ को है कि उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ। आज हमने अपने मुल्क को क्लींस करना है इस बड़े मसले से। खाली तो अफगान नहीं है, इसके अलावा भी हमारे देखता हूँ कीनिया, तंजानिया, रोंगियार, बेचारे पुअर बिहारियों का इसलिए नहीं कहूँगा, वो तो बड़े बदहाल में आए थे। और मैंने देखा था खासतौर से जो बंगाली आए थे, उन्होंने जब बंगाल में खुशहाली आई तो हमारे घरों में सब मुलाजमाएँ बंगाली होती थी ज़्यादातर, या खानसामा होते थे, उन्होंने तो वापस जाना शुरू किया। तो ये जो आप जिनको कह रहे हैं, ये तो वो आए ना, कोई बड़े बड़े दौलतमंद अफगान तो नहीं, वो तो यूरोप चले गए। तो कहा यह जाता है कि द पुअर ऑफ द पुअर अफगान थे, उन पर आपका बस चला, आपने उठाया, ट्रकों में बिठाला, बॉर्डर से क्रॉस कर दिया और उनकी जो तस्वीर कशी की जा रही है, उनसे तो हमदर्दी हो रही है। पहली बात ये कि जो ज़्यादा बल्क है वो 50 लाख तकरीबन के करीब है, उसमें 95% जो है वो अफ़गान एक ख़ास मुल्क से उनका ताल्लुक़ है जिसका नाम अफ़गानिस्तान है। 50 लाख तकरीबन, उसमें लेकिन वो तो UN वाले कहते हैं तकरीबन कोई 30 लाख कहते हैं, 17 लाख। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, चाहे रजिस्टर है नॉन रजिस्टर है। ये बेसिकली इनकी ज़्यादा अक्सरियत जो है अफ़गानिस्तान से है। ये 70s में आए, 80s में आए, 90s में आए, 2000 में आए, फिर अभी आए जब ये तालिबान की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। तो हर दौर में ये लोग आते आ रहे हैं, ये अब्जॉर्ब हो गए, इन्होंने यहाँ पे बिजनेसेस की, इन्होंने यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश हो गए, मुख्तलिफ लेवल पे इस हमारी सोसाइटी का हिस्सा बने। अब ये माजी में इस मसले को 7 मिनिस्ट्रीज़ देख रही थी, 7 मिनिस्ट्रीज़ जिनका ये मैंडेट था, उनमें से कोई यानी एक सोई नहीं थी, सिनर्जी नहीं थी, एक पॉलिसी नहीं थी और कोई फैसला ना कर सके। स्पेसिफिक जो है आप और जो UN कहता है कि जी 17 लाख रजिस्टर्ड, पहले तो इसको हमें क्लियर करें, और 13 लाख गैर रजिस्टर्ड, शायद पहले तो मुझे ये करेक्ट कीजिए। आप कहते हैं 50 लाख, मतलब ये किस तरीके से फिगर आ गए? देखिए, पहली बात ये कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हम तो उस पर अस्यूम कर रहे हैं स्ट्रेटजी, लेकिन हमारे किस बुनियाद पे कर रहे हैं, कहाँ से मिले आपको? ये हमारे पास जो इंटरिम मिनिस्ट्री के हैं, बलूचिस्तान इंटरिम मिनिस्ट्री के हैं, फेडरल के हैं, बाकी इदारों के। लेकिन इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि हमारे बॉर्डर्स जो है वो कभी भी 100% हार्डन नहीं रहे। 50,000 दिन को, 50,000 चमन के बॉर्डर को यानी दिन को लोग क्रॉस करते हैं हमारे बॉर्डर्स। और तोरखम के रास्ते? अच्छा, तोरखम भी तकरीबन अप टू 70,000 जो है लोग क्रॉस करते हैं ये हमारे बॉर्डर्स को। आज से तो नहीं कर रहे? इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमारे
पास है उससे कहीं ज़्यादा लोग आए हैं, आ रहे हैं। लेकिन ये तो आते जाते चले रहे थे ना। जैसे तोरखम के बारे में कह सकता हूँ कि वो लोग का अच्छा, आप अफगान ट्रेड जो है, जो आपने सो कॉल्ड अफगान ट्रेड के नाम पर आते थे ना, यहाँ से ट्रेनों के ज़रिए, बाकायदा लाइसेंस के ज़रिए उनका सामान उतरता था, वो जाता था, लीगल करा था। हमारी गवर्नमेंट ने किया ना ये तो। देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे काम किए जो नहीं होने चाहिए। इन लोगों को 40 साल पहले बेच देना चाहिए था, 30 साल पहले बेचना चाहिए था, 20 साल पहले बेचना चाहिए था। ये हमारी एक ऐसी पॉलिसी फ्लॉ है जो नहीं हो सकी। लेकिन अगर किसी मुल्क में कहीं हो तो पीपल्स पार्टी के दौर में क्या आपके हज़ारों की तादाद में बलूच पश्तून नहीं गए वहाँ पर काबुल? देखिए, खैर वो तो एक और डायनेमिक है। नहीं, अगर आप कहेंगे, इसीलिए समझते हैं कि अगर तालिबान के दौर में उन पर मजालिम हो रहे थे उन पे, या उससे पहले नजीब के दौर में हो रहे थे, नजीब से पहले करज़ई के दौर में हो रहे थे, करज़ई से पहले चले, मैं सरदार दाऊद के बारे में नहीं कह सकता, दारशाह नहीं था, लेकिन जो इशू आया ये तो उस वक्त हुआ जब अमेरिकन यहाँ पर आए, उन पे उन्होंने जब की तो फिर वो कहाँ जाते। देखिए, वो तो हो गए, वाक़यात हो हुए अफ़गानिस्तान में, हम उसके तारीख़ का हिस्सा है जिसमें मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता। लेकिन उसका जो फॉल आउट है, जो रिफ्यूजीज़ की शक्ल में हमें लोग आए यहाँ पे, उसके बारे में कोई भी पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, क्योंकि विल नहीं था, क्योंकि सियासी पार्टियों को लग रहा था कि हमारा मसला है ही नहीं, और ये दे वर किकिंग द कैन टू द नेक्स्ट साहब। उसका वजह ये भी है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान एक तारीख़ी रिश्ते भी तो थे। उनका मसलन आफरीदी यहाँ भी थे, आफरीदी वहाँ भी थे, मोमिन यहाँ भी थे, मोमिन उधर भी थे। खासतौर आपके ट्राइबल एरिया में तो एक ज़माना ये था कि एक भाई नौकरी काबुल में करता था, दूसरा भाई पेशावर में करता था, रात को ही घर में आके सोते थे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि और उसकी जो सेकंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई, वो तो पाकिस्तानी कहती है अपने को। भाई यही इसी लॉजिक एक्सटेंशन आप बलोचों पे करें। ईरानियन बलोच भी है, सिस्तान बलोचिस्तान के, हमारे बलोचिस्तान में भी बलोच हैं। इसे एक्सटेंशन आप जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन हम इंटरनेशनल नेशन स्टेट में रह रहे हैं जिसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, इंडिया के साथ है। तो जो भी अक्रॉस कम्युनिटी रिलेशंस हैं, कल कोई आएगा वो कहेगा कि चूंकि हम एक माजी में एक गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, नस्लन हम कोई ख़ास नस्ल थे, हमें नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, हमें नेशन स्टेट की जो सावरन यानी इंटरनल सावरेनिटी है उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है स्टेट का वो ये कि आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जो भी जाएगा उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो भी आएगा वो पासपोर्ट होना चाहिए। अफगानिस्तान में तो अब आसान है, ईरान के रास्ते जो मकरान का मंद का रास्ता है, वहाँ से जो खासतौर पर गवादर के रास्ते जो कहते हैं जी, जो डीजल आ रहा था, या जो मकरान में तो आप हर दुकान में जो है ईरानी सामान रखा हुआ है, वहाँ पर तो ये पॉलिसी नहीं अपनाई। देखिए, ईरान में भी हमने जो है बॉर्डर ईरान के साथ हार्डन किया है, डॉक्यूमेंटेशन लाजमी है, वहाँ पे भी स्मगलिंग की बात है। हमने जो सबसे बड़ा ग्रे इकॉनमी है इस पूरे रीजन में, जिसमें डीजल था, सॉरी ये जो ईरानियन ऑयल था, उसको हमने डिसमेंटल किया है। वो कराची से लेके पंजाब तक आ रहा था, तकरीबन 22 मिलियन लीटर रोज़ाना की बुनियाद पे ये हो रहा था। लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा इसका जो है वो डिमांड यानी नीचे आया है, क्योंकि हमने बॉर्डर्स कराची के साथ, पंजाब के साथ हार्डन किए, हमने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट तक इसको महदूद किया। जो सबसे ज़्यादा इसका जो समंदर के रास्ते आ रहा था उसको हमने यानी लिटरली रोक दिया है, तो वो बहुत ही कंटेन हो गया है। लेकिन बात यह है कि हमने एक प्रिंसिपल के तौर पे अपने बॉर्डर्स में जो इंटरनेशनल लॉ है, 30 साल आपकी पीपल्स पार्टी, आपकी नून लीग, खास तौर पर आपकी जमीयत उलमा इस्लाम पार्टियां, ये इनको अपने सियासी मकासद की खातिर सवाल करती रही, इनको पनाह देती रही, इनको एक इशू बनाती रही। उन 30 साल को आप 30 दिन में कैसे कर देंगे? इसीलिए आपने सिर्फ 80,000 अभी तक निकाले हैं चमन के रास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हफ्ते में 3 लाख से ज़्यादा केपी को काउंट करके निकाले हैं, जो एक रिकॉर्ड है। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास ये विल, ये मसल, ये इरादा नहीं था, और हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, और आइंदा दिनों में ये लाखों तक पहुंच जाएंगे। 3 लाख एक हफ्ते में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, इस गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलना चाहिए। जान साहब, मसला महाजिन का नहीं था, महाजिन का नहीं है। अगर वो वाकई बेचारे महाजिर हैं और वो इस सोसाइटी का हिस्सा भी बन गए, कहीं से उन्होंने स्टार्ट किया, मसला ये था कि इनमें जो आपके कोयटा शोरा कहाँ बनी, वहाँ से आए। मसला ये था कि आपने जो पेशावर में लोगों को पनाह दी, और किन लोगों ने पनाह दी ये भी आपको इल्म है। जब डॉलर आते थे उन्होंने घर खरीदे, उन्होंने इमलाक खरीदी। ये आज का किस्सा तो नहीं है। आपसे ज़्यादा तो इन पर रोल आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ का है,
उन एनजीओज का आप इससे ज़्यादा जानते हैं जिन्होंने महाजरीन के नाम पर उन लोगों को हमारे मुल्क पर मुसलत किया। और आपको भी इल्म है कि लोग किराए का घर नहीं छोड़ सकते, तो इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ के उधर वहाँ क्यों जाएँ? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने एक बनाना रियासत के तौर पे बिहेवियर किया। हमने फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स की वजह से अपने मुल्क में मेस क्रिएट किया, हमारी इकॉनमी को तबाह किया। हमने क्राइम्स जो है उसके लिए एक माहौल बनाया। हमने दहशतगर्दी के लिए इन लोगों को रख के हम मतलब पाकिस्तान की हुकूमत रियासत, कौन सी हुकूमत? रियासत माजी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज वही रियासत रिवर्स कर रहे हैं तमाम इदारे। मैं ये नहीं कर रहा, ब्लेम करें आप जिसको भी करना चाहें, फाइन, लेकिन वही रियासत ने आज फैसला किया है कि जो मेस क्रिएट हुआ था, वट एवर रीजंस वर, आज हम उसको अनडू कर रहे हैं। रियासत और इदारे एक पॉलिसी के तहत कर रहे थे ना, लेकिन इंडिविजुअल तो नहीं कर रहा था। हमीद गुल खुद तो नहीं कर रहा था। आज कोर्स करेक्शन हो गया, तो खुद नहीं कर रहा था खुद। लेकिन आज कोर्स करेक्शन हुआ है। आप भी गलती करते हैं, हम भी करते हैं। ये गलती नहीं है खाली, इट वाज अ ब्लंडर, इट वाज अ क्राइम। आप इसको हाइंडसाइड में ब्लंडर कहें, हाइंडसाइड में गुनाह कबीरा कहें, लेकिन स्टेट्स कोर्स करेक्शन करती है। आज हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, कफाला कर रहे हैं उस मेस का जो 50 साल में क्रिएट हुआ है। लेकिन इसमें आप ये कहा जा रहा है कि ज़ाती उन लोगों के साथ हो रही है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि जो वहाँ बच्चे जा रहे हैं, या जो एक आपको मैंने कहा ना आपके हाथ वो लोग लग गए। आपको भी इल्म है, यहाँ तो जो तालिबान का अमीर था वो यहाँ पर इमला खरीद रहा था, खासतौर पर मुल्ला अख्तर जो जिसको ईरान के बॉर्डर में मारा गया। यहाँ अभी तक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी इमलाक यहाँ मौजूद है। कैसे इमलाक किससे खरीदी उसने? और वो एक मुल्ला अख्तर नहीं है, बेशुमार ऐसे मुल्ला होंगे जिनकी यहाँ जायदादें मौजूद हैं। अच्छा चकज़ई साहब, हमारे इदारों आप पर उनका हाथ नहीं चलेगा। हमारे इदारों में हरामखोरी का एक कल्चर माजी में रहा है, कोई शक नहीं है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। जिसमें जेली आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें पासपोर्ट्स बनाए गए हैं जेली, जिसमें इन लोगों को कोऑप्ट किया गया है, जिनमें इनको बेनामी नहीं बल्कि उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ भी अलाउ की गई हैं जो इलीगल हैं, जो एलियंस हैं। ये हरामखोरी लिटरली हमारे इदारों में कुछ लोगों ने किया है, फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन क्या हम ये कहेंगे चूंकि माजी में हरामखोरी हुई है आइंदा भी हम करते रहेंगे? नो, वी नीड टू करेक्ट। जो पॉलिसी निगरान हुकूमत की है वो 8 फरवरी तक रहेगी ना, उसके बाद आपको क्या उम्मीद है कि 8 फरवरी के बाद जब नून लीग आएगी या कोई और आएगी? ये गलतफहमी आप निकाल दें। ये फेंस्ड होगा, जो भी गवर्नमेंट आएगी ये स्टेट के कैसे आप पाबंद करेंगे? ये फेंस आप है, कैसे पाबंद करेंगे? क्योंकि ये स्टेट का फैसला है, पार्लियामेंट का फैसला है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये फैसला किया। एक हुकूमत ने नहीं किया, इसमें अपेक्स कमेटी का डिसीजन है जिसमें पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें आर्मी की क़यादत भी बैठी है, उन्होंने ये फैसला किया और ये फेंस्ड है। नेक्स्ट गवर्नमेंट को कैरी करना पड़ेगा, दे डोंट हैव एनी चॉइस। हाँ, एक अभी मैं इस पे मुझे ब्रेक की तो जाना है, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा कि आपको 12 जो जिस तादाद में निकाल पाए, लेकिन सेकंड फेज में इसलिए जाना पड़ा कि अब आपने कार्ड दिया है कि कुछ लोगों को सेंटरों में रखा है। ख़ास तौर पर सिंध में लोग कहते हैं, मैं पहले भी कह रहा था कि पेशावर से ज़्यादा पश्तून रहते हैं और अब से नहीं बरसों से रह रहे हैं। कोयटा वाले भी हमारे यहाँ ज़्यादा रह रहे हैं। इन पर भी इशू पर ही बात करेंगे। और उससे ज़्यादा एक और भी इशू है, और जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी वो कहाँ से हो रही है, ख़ास तौर पर जो सो कॉल्ड जो लिबरेशन और क्या क्या उन्होंने नाम रखे हुए हैं, लश्कर और BRA BLA, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जानदार चकज़ई साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और ख़ास तौर पर ड्यूरलैंड के इस तरफ उस तरफ की सियासत पर गहरा रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। जानदार चकज़ई साहब, मैंने आपसे कहा कि अपने पूरे सियासी पस मंज़र, बल्कि ट्राइबल तो मैं नहीं कहूँगा, ट्राइबल तो वो हमारे बड़े चकज़ई साहब नाराज़ ना हो जाएं जो असर समझते हैं कि उनके अलावा किसी और, खैर छोड़िए, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने कहा ना कि ड्यूरल लाइन के इस तरह उधर गहरी नजर रखते हैं। और मैं उम्मीद ये कहता हूँ चकज़ई साहब, हमारे बहुत सारे दोस्त कोयटा के ही नहीं कहते हैं बलूचिस्तान आज़ाद हो रहा है, पेशावर से आगे शायद वहाँ तक भी नहीं गए, बाड़ा तक ड्यूरल लाइन पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। एक तो उस इलाके की डायनेमिक, फिर एक रवायती तौर पर एक खुददारी भी होती है बलोचों पख्तूनों में, तो हर इंसान में होती है। तो ये जो ख़ास तौर पर मुझे ये जो फर्स्ट फेज़ तो हो गया, सेकंड फेज़ कितना अर्सा लेगा? और इतना, और उसके बाद ये कि जो सेकंड फेज़ जितना अर्सा लेगा उसमें फिर सॉरी से आने वाली गवर्नमेंट, पहली बात ये कि जो फर्स्ट फेज़ है वो यानी जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके निकालने का ये प्रोसेस एक दिन में मुकम्मल नहीं होगा। अभी एक हफ़्ता हो गया है, तो हम तवक्को कर रहे हैं कि ये
मतलब महीनों का गेम है और ये जो है जारी रहेगा। इसके बाद फिर सेकंड फेज़ होगा, फिर थर्ड फेज़ होगा। तो अल्टीमेटली सब लोगों ने इस मुल्क से चले जाना है, फुल स्टॉप। लेकिन ये कि हम लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से, इदारों के कैपेसिटी के इश्यूज़ की वजह से और कोई भी मतलब इस रास्ते में और भी जो रुकावटें उनकी वजह से हम लेकिन जान साहब इस खाली इंसानी या महाजिन का मसला नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल मसला है। और शायद ये मसला इसलिए हल हुआ हो कि जो अभी देख रहा था कि जो 24 खुदकश हमले हुए थे उसमें 14 खुदकश हमलों में सो कॉल्ड मैं ही कहूँगा अफगान महाजिर कह लें या यहाँ जो पनाह लिए हुए थे। असल मसला है जो TTP का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। और दूसरे मेरा तो ख्याल है कि लोग ये कहते हैं पंजाबी तालिबान हो, अफगानी तालिबान हो, TTP हो, सब एक ही सिक्के के रुख हैं। काबुल गवर्नमेंट से क्यों इस पर आप नेगोशिएशन नहीं करते या कोई थर्ड तरीके से बात करें कि आपने उन लोगों को पनाह क्यों दी हुई है जो वहाँ से आते हैं, हमले करते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये TTP नहीं है, ये असल में अफ़गान तालिबान की फ्रेंचाइज़ है, जिसका आप जो भी नाम दो ये उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है। वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे उनके गेस्ट्स हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग है, वहाँ पे वो ये ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से काइनेटिक ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान स्टेट की सलाहियत, खुदा ना करे ये धमाके सिर्फ ड्यूरल लाइन के करीब हो रहे, कराची में खुदा ना करे, मेरे मुँह में खाक, दूर नहीं कर सकते। आए थे लाहौर तक आ गए थे वो। अच्छा, यही लोग अफ़गानिस्तान में, बाकी जो ममालिक हैं उनके भी TTP हैं, ईरान के लोग भी हैं अफ़गानिस्तान में, जो तुर्कमेनिस्तान वाले लोग थे सेंट्रल एशिया के, वो भी अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे तो धमाके नहीं हो रहे। चाइना के जो सिंकियांग के लोग हैं वो भी अफ़गानिस्तान में, चाइना में तो धमाके नहीं हो रहे। तो क्यों हमारे यहाँ पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं? इसका मतलब है कि देयर इज़ अ पर्पस इन दिस मैडनेस और ये पॉलिसी अफ़गान तालिबान की डबल गेम हमारे साथ कर रहे हैं। KP की दो बड़ी पार्टियाँ और बलूचिस्तान में भी एक बड़ी पार्टी का हल्का उनको पॉलिटिकली सपोर्ट करता रहा है, पैटर्न करता रहा है। आज भी मैं देख रहा था कि उनके हक़ में जो है बयानात दिए जा रहे थे कि जी मुशर्रफ के दौर में भी ये कोशिश की गई थी और वो क्यों कन्विंस नहीं होते इस बात पर कि उन लोगों ने हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने में, हम पर बोझ बनने में माशी तौर पर इक़्तिदार अदा किया है। सियासी पार्टी की मजबूरियाँ होती है। कोई सियासी पार्टी जब इलेक्शन करना चाहती है किसी इलाके में, उन्होंने इलाके में लोगों की जो ओपिनियन है उनका ख्याल रखना होता है, क्योंकि उन्होंने वोट मांगना है उन लोगों से, उन्होंने उनसे यानी पैसे मांगने हैं या डोनेशन मांगना है। तो जो सियासी पार्टियाँ इस इलाके में बेस्ड है उनकी मजबूरी है कि वो कभी भी इस पॉलिसी की हिमायत नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बयानिया जो है वो ये है कि ये लोग हमारे भाई हैं। अब अगर ये लोग भाई हैं, जितने भी गैर कानूनी है, जितना भी इलीगल काम ये कर रहे हैं, तो वो तो सारे माफ़ हैं। लेकिन फैक्ट्स क्या है? लास्ट वीक अक्टूबर के आखिरी दिन 31 अक्टूबर को जोब में धमाका होता है जिसमें 6 दहशतगर्द होते हैं और वो सारे अफ़गान नेशनल्स हैं। ये आखिरी 2023 जनवरी से लेके आज तक तकरीबन 25 से ज़्यादा धमाके हुए हैं खुदकश। उसमें 14 में से अफ़गान नेशनल शामिल है, 14 में अफ़गान नेशनल शामिल है। अब ये फैक्ट्स हैं जिसको कोई जुटला नहीं सकता। लेकिन खुद इवन जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे पे हुआ, उसके बावजूद क्यों हज़रत मौलाना आपके साबिक दोस्त जो हैं, वो दोस्त तो नहीं कहूँगा, मेरे भी बड़े सीनियर हैं, वो काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो क्यों अपोलोजेटिक हैं इस मामले में? देखिए, मैं उस पर स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता। एक सियासी पार्टी बड़े उनके तर्जुमान हैं। देखिए, सियासी पार्टी उनके सबसे बड़े तर्जुमान है वो। देखिए, सियासी पार्टी का हक है कि वो हुकूमत की, रियासत की पॉलिसी, लेकिन ये खाली मसला सियासी पार्टी का हक है सियासी मामलात में, ये तो कौमी मसला है ना कि हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये शिकायत और ये जो है गिला बनता है कि अगर इस कौमी यानी मसला जो नेशनल सिक्योरिटी से इसका बराह रास्त ताल्लुक है, इस पे सियासत अगर की जाए तो यकीनन जो है वो अफसोसनाक है। लेकिन चूंकि इलेक्शन में हम जा रहे हैं, फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, सियासी पार्टी की मजबूरी है कि इलेक्शन में जाने के लिए बयानिए की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बयानिया तो खुद उनके खिलाफ जाएगा ना कि वो लोग जिन्होंने हमें मार रहे हैं आप उनके पनाह देने के हक़ में हैं। मैं बिल्कुल बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ। केयर टेकर गवर्नमेंट है, मैं किसी को मतलब की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन जमहूरी मुल्क में हमारी पॉलिसी पे हर सियासी पार्टी का तनकीद का हक़ है। लेकिन स्टेट ने एक फ़ैसला किया है, वी स्टिक टू इट एंड वी गेट इट थ्रू। तो सेकंड फेज़ का आप कितना लेंगे उसके लिए टाइम? मेरे ख्याल में ये जो है इसके बाद सेकंड फेज़ होगा और ये मसला मेरे ख्याल में कुछ महीनों में, बहुत जल्द, बल्कि आइंदा हफ्तों में ये प्रोसेस और तेज़ हो जाएगा। 1.3 मिलियन हम समझ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हम तकरीबन 1 मिलियन लोगों को भेज देंगे। और ख़ास तौर पर सिंध का क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं, नाम लेने नहीं चाहता, वो तो कहते हैं तो लगता है जलालाबाद में आ गए हम लोग।
देखिए, सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो बड़ी एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है। अभी तक 27,000 से 30,000 तक लोग सिंध से चमन के रास्ते जा चुके हैं। हर दूसरे दिन तकरीबन हम 800 के करीब जो है लोगों को रिसीव कर रहे हैं जो सिंध से आ रहे हैं। इसका मतलब है जो सिंध गवर्नमेंट है वो एफिशिएंटली काम कर रही है। हाँ, क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि कराची में तारिकीन वतन की गेटोज़ वहाँ पे अब्जॉर्ब हो चुके हैं। उनको निकालना एक लॉजिस्टिकल चैलेंज भी है और इंतज़ामिया के लिए भी बहुत से इश्यूज़ हैं, एथनिक इशू भी है और इसमें पॉलिटिक्स भी मिक्स है। लेकिन मैं एक क्लियरिटी के साथ ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो गैर तारिकीन वतन अनडॉक्यूमेंटेड है उन्हें निकालने के बजाय जान साहब के वही कदम जो आप उठा रहे हैं वही गवर्नमेंट, ईरानी गवर्नमेंट भी उठा रही है। Exactly. गालिबन उससे ज़्यादा उठा रहे हैं, तो शायद इसलिए कि हमारी कमज़ोर रियासत है और ईरान स्ट्रॉन्ग रियासत है, उनसे तो काबुल हुकूमत का बस नहीं चलता। आप 2 महीनों में उन्होंने तकरीबन 70,000 के करीब लोग अभी अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अक्टूबर के से आगे पीछे उन्होंने 70,000 लोगों को वापस भेजा है हिरात अफ़गानिस्तान। ठीक है, अच्छा, अब हम चूँकि माजी में हमें एक सॉफ्ट एक बनाना रियासत के तौर पे बिहेवियर की तवक्को की गई थी, आज भी हमसे यही तवक्को कर रहे हैं कि आज भी आप छोड़ दें, ना करें। लेकिन क्या अल्टरनेटिव है? तालिबान के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं, वो के पास प्लान भी नहीं है। वो क्या चले आज हम नहीं भेज रहे तो आप कब भेजेंगे? ये तो आपके नेशनल अच्छा, आप सो कॉल्ड अफगान ट्रेड को क्या कहेंगे जिसके बेनिफिशरी गालिबन कराची के ताजिर सनतकार हो रहे हैं? एक ज़माने में जब तालिबान की गवर्नमेंट थी वहाँ पर रेज़र तक आते थे, वहाँ पर मुझे यहाँ तक ये पता चला ऐसी अशिया आती थी और गालिबन वो कराची से पेशावर तो क्या रास्ते में तक भी नहीं जाती थी। तो इसके बारे में क्या पॉलिसी है? ये तो आपके सॉरी टू से बियॉन्ड योर प्रोविंशियल एंड केयरटेकर गवर्नमेंट। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पर फैसला किया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अफगान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड, यानी वो चीज़ें जो अफगानिस्तान के नाम आती हैं हमारे पोर्ट से और फिर वहाँ पे खुल के वापस ही आ जाते हैं, वो बंद है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें टायर हैं, जिसमें पॉलीथीन्स हैं, जिसमें कपड़ा है, ये सारे FBI ने अभी नोटिफाई कर दिए ये बंद है, ये नहीं हो सकता। ज़्यादा एक और ही हमें मुझे पता चला कि आपके यहाँ जब डॉलर की कमी थी, आप किस बुनियाद पर गालिबन कोई कह रहा था कि $10,000 या $1,000, कितने $1,000 पर अफगान को देते थे जो वहाँ ले जाता था? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर इस वक्त क्यों स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि हमने ग्रे इकोनॉमी को डिसमेंटल किया। चाहे ईरानी तेल है, चाहे अफगान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड है, इनका कारोबार हवाला में डॉलर के ज़रिए होता था। सिर्फ बलूचिस्तान में 15,000 होंडी और हवाला करने वाले, कारोबार करने वाले लोग थे। अच्छा, उनको हमने डिसमेंटल किया, जिसके नतीजे में डॉलर स्टेबलाइज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 40 रुपये तेल को सस्ता करना पड़ा ताकि लोगों को रिलीफ मिले। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान रुपीज़ की वजह से कहीं बिलियन रुपीज़ जो हमारा जो इंटरनेशनल डेट है वो जो है वो स्टेबलाइज हो गया। तो बिकॉज ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ दिस ग्रे इकोनॉमी वी आर नाउ क्लेमिंग कि जो डॉलर है वो स्टेबलाइज हो गया और इसकी ये और नीचे आएगा। जानना चाहिए एक और अहम हसास इशू है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि पसनी में बड़ा सानिया वाक़या हुआ, फिर तुरबत में आके वाक़या हुआ, गवादर में होते रहते हैं, जोब में हो रहे हैं। और गुफ्तगू ज़रा इस पर भी करूँगा कि वो जो सो कॉल्ड लिबरेशन मूवमेंट या तंजीम वहाँ बैठी हैं, पनाह भी ले रही हैं, अस्करी माली इमदाद भी हो रही है। इस सिलसिले में क्या सॉरी तुझे केयर टेकर हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, ये क्या इक़दाम कर रहे हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ जाना चकज़ई साहब मौजूद हैं। ये इशू ये है कि ये तो भी कंटिन्यू है इस पर, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जान साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो है इशू हालिया दिनों में, मैं कहूँगा बल्कि महीने में बड़े वाक़यात हुए हैं हमारे मकरान की साइड में। और आप अगर वो मकरान की साइड को अगर मैं आगे तक देखूँ तो एक तो पोरस बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर भी मिलता है, हमारे एक ख़ास रिलेशन है ईरान से। तो ये जो सो कॉल्ड BRA BLA इतनी आसानी से आते हैं, हमले करते हैं, चले जाते हैं, कोई कहता है किसी के बाद 3,000, किसी का 5,000। और उनका यहाँ पर भी आपके बलूचिस्तान में भी एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अपोलोजेटिक आज माजराना जिसे कहते हैं लफ्ज़ रवैया है। जान साहब देखिए, पहली बात ये कि ये जो भी नॉमेनक्लेचर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकत में ये फ्रेंचाइज़ है, उसके पीछे एक मास्टरमाइंड है। इंडिया ने इनको इस्तेमाल किया है, इन फ्रेंचाइज़ ग्रुपों को। उनके 10,000 जब एजेंसी एक फ्रेंचाइज़ में घुस जाती है तो फिर वो नहीं रहता, जो
के लिए वो शुरू हुआ था और जिस नाम पे वो शुरू हुआ था, लिहाजा वो नाम को मैं सीरियस नहीं लेना चाहता, जो भी एथनिक नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। फैक्ट ये कि कुलभूषण यादव का नेटवर्क हमने पकड़ा है। फैक्ट ये है कि इंडिया ने रियासती दहशतगर्दी सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं की है बल्कि अब कनाडा तक भी पहुँच गई है। फैक्ट ये कि हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे सेंचुरीज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक स्पॉन्सर है, दूसरा सेंचुरी सेंटर्स हैं, ये दोनों बॉर्डर्स हमारे जो है वो पोरस रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है। बलूचिस्तान एक सूबा नहीं है, एक रीजन है। यहाँ पे ये नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों का कोई फेलियर है। यहाँ पे ये कि ये इतना ओवर स्ट्रिक्ट है, इतना यानी बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा मसला ये है ना जान साहब, ज़्यादा मसला सिर्फ ये है कि आपका, मेरे ख्याल में हमारे KMC का बजट जो है आपके बलूचिस्तान के बजट से शायद ज़्यादा होगा, और जो जोग्राफियाई एतबार से आपका जो सूबा जो है वो हमारे सूबों से सबसे बड़ा सूबा है। तो बड़ा ये है कि जो बलूचिस्तान के नुमाइंदा लोग रहे उन्होंने क्या करा, और जो बजट भी मिला उन्होंने किस कहाँ खर्च किया। जिम्मेदार आपकी माजी की हुकूमतें भी तो रही है ना। देखिए, चाहे वो बलोच हों चाहे पश्तून बैठे हों, बलूचिस्तान को वसाइल की कमी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है कि बलूचिस्तान के पास वसाइल नहीं है या बलूचिस्तान का बजट कम है। हमारा तकरीबन 350 अरब का 3 साल में इमरान खान के गवर्नमेंट में हमने PSTP के नज़र कर दिया, और बलूचिस्तान में PSTP का मतलब है करप्शन, एक्सियन, मनी मेकिंग, नथिंग। अगर हम इसको एक साल हम बलूचिस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट में भी ये PSTP हम खर्च करें तो बलूचिस्तान UAE बन जाएगा। लिहाजा अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक रिकॉर्डिंग की मिसाल दूँ। इस वक्त जो हमारा हुआ डील, उसमें हर चौथा डॉलर बलूचिस्तान का है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान का पोटेंशियल है उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गवर्नेंस की वजह से, हमारी ब्यूरोक्रेटिक लेक ऑफ ऑब्जर्वेशन की वजह से बलूचिस्तान में आम आदमी के मसाइल ज़्यादा हुए हैं। लिहाजा हमें फ़र्क करना चाहिए कि लेक ऑफ रिसोर्सेज और एक है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वहाँ पे रिसोर्सेज की इनएफिशिएंसी है जिसकी वजह से रियासत पे ये हमले हुए हैं। लेकिन हमले हुए हैं उसमें जब तक फैसिलिटेटर, मैं ये नहीं कहता कि सरपरस्त, लेकिन सहूलतकारी ऑफिशियल लेवल पे हो या अन ऑफिशियल हो, पर उन पोरस बॉर्डर के उस तरफ से तो हो रही है ना। देखिए, सेंचुरी एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के पीस के लिए। ये अफ़गानिस्तान से भी हो रही है और ये हमारे दूसरे हमसाया मुल्क से भी हो रही है। वहाँ पे बिल्कुल रीजन्स हैं जहाँ पे ये हमला करके चले जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान की स्टेट इतनी बड़ी है कि ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन चूँकि उनके पास एक सेंचुरी है और आपको मालूम है कोई भी जो दहशतगर्द है, अगर उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, अगर वो पीछे जा सकते हैं, उसका मतलब है वो वापस आके एक अपॉर्चुनिटी को देख के हमला करके वापस चले जाते हैं। यही हो रहा है। मिसाल, उन्होंने तुर्बत में निहते मजदूरों पे हमला किया, कहीं बेचारे वो काम कर रहे थे और उन्होंने उसको जाके उन पे हमला कर दिया रात की तारीकी में और वापस चले गए। अच्छा, अब आपके पास कितने ड्रोन्स होंगे, आपके पास कितनी जो है वो काइनेटिक आपकी प्रोविस है कि आप अगर मैं आपसे ये लास्ट सवाल करूँ कि इस बात की क्या आप जमानत देंगे लास्ट कि जो निगरान हुकूमत इक़दाम कर रही है, क्या उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तौर पर इस बात को पाबंद बनाएंगे कि वो पॉलिसी कंटिन्यू हो, चाहे महाजिन के बारे में हो चाहे सो कॉल्ड लिबरेशन में? निगरान हुकूमत को फुल बैकिंग है उन तमाम स्टेक होल्डर्स का, जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने यकीनी बनाना है कि जो भी पॉलिसीज़ है वो फेंस हों, वो कंटिन्यू। जाना से हमारे मौजूद थे। रवायत तो हमारी भी ये है कि आप पहली बार मेरे स्टूडियो में सवाल करते हुए, लेकिन मुझे यकीनन थोड़ा मैं तालिब इल्म हूँ, बड़ी आगाही हुई और एक बहुत बड़ा टास्क है जो इन्होंने उठाया है, और इसमें ये नेशनल है, किसी सियासी जमात का नहीं है। मैंने इन्हें क्या ज़रूरत थी निगरान केयर टेकर की, इंजॉय करती है अपने मिनिस्ट्रीज़ को, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी सो कॉल्ड महाजरीन या पनाह गज़ीनों को निकालना एक बहुत कोलियन टास्क था जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट अंजाम दे रही है, और उसकी तर्जमानी हमारे मोहतरम जान चकज़ई दे रहे हैं। थैंक यू मिस्टर जान चकज़ई, थैंक यू फॉर हैविंग मी।